क्लास 10th सोशल साइंस पॉलिटिकल सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 पावर शेयरिंग सत्ता की साझेदारी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग क्या होती है, या सत्ता का विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और इसकी क्यों आवश्यकता होती है या इसकी ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, शक्तियों के वितरण को सत्ता की साझेदारी कहते हैं, यानी सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए शक्तियों को विभिन्न समुदायों या विभिन्न सत्रों पर बांट देना पावर शेयरिंग या सत्ता का विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। अब यह क्यों जरूरी है, इसके पीछे कारण है कि यदि हम सत्ता की साझेदारी करेंगे यानी बंटवारा कर देंगे तो संघर्ष कम होंगे समुदायों के बीच, देश में शांति रहेगी, राष्ट्रीय विकास होगा, कोई भी समुदाय अपने आप को अलग थलग नहीं महसूस करेगा, सभी को बराबर अवसर मिलेंगे और सामाजिक तनाव कम रहेगा। तो ये इन सब कारणों के कारण से ही सत्ता की साझेदारी की जाती है। नेक्स्ट आता है कि जो सत्ता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है क्षितिज वितरण। क्षितिज वितरण का मतलब कि जिसमें ऐसे पैरेलल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, यानी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में बंटवारा, जिसमें तीनों ही अंग बराबर होते हैं। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये इसके अंतर्गत आते हैं। लेजिस्लेचर कानून बनाता है यानी संसद कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव यानी कर्मचारी वर्ग इसको लागू करता है। और जुडिशरी जो कानूनों को नहीं मानता उसको अवहेलना करता है, उसको सजा देता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट होता है उर्वराधर वितरण। उर्वराधर वितरण का मतलब कि पावर का नीचे की ओर डिस्ट्रीब्यूशन, हाई लेवल से बॉटम की ओर। इसमें जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट होगी। तो इसको बोलते हैं सत्ता का वर्टिकल या उर्वराधर वितरण। जैसे भारत जो है, ये सत्ता की साझेदारी का अच्छा उदाहरण है, भारत और अमेरिका। इस प्रकार की सरकारों को फेडरल गवर्नमेंट या संघीय सरकार भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सत्ता वास्तव में क्या है। व्हाट इज पावर। किसी व्यक्ति या समूह की वह क्षमता जिससे वह अपनी इच्छाएं या उद्देश्य पूरे कर सकता है, सत्ता कहलाती है। पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन या ग्रुप टू अचीव देयर गोल। नेक्स्ट लोकतंत्र क्या है। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। इसका मूल सिद्धांत क्या है। इस सत्ता का जो केंद्र होता है लोकतंत्र में वो जनता होती है, जनता के हाथों में होता है डेमोक्रेसी की सारी पावर, क्योंकि अगले इलेक्शन में यदि जनता नहीं चाहेगी तो वो जो सरकार में भागीदार होते हैं उनको वापस सत्ता से हटा भी सकती है। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। जनता का शासन होता है, समान अधिकार होते हैं, लोकतंत्र में सबको बराबर अवसर मिलते हैं और सार्वजनिक नीतियां बनाई जाती हैं यानी पब्लिक वेलफेयर की नीतियां बनती हैं, और इसमें रेगुलर चुनाव होते हैं। जैसे भारत में हर 5 साल के अंदर एक बार चुनाव होते हैं। तो ये इसके मूल पॉइंट्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है राजतंत्र क्या है। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें राजा का आदेश सर्वोपरि होता है उसे राजतंत्र या मोनार्ची कहते हैं। जैसे फ्रांस में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, फ्रांस में लुई 16वें का शासन, ठीक है। तो लुई 16 का जो शासन था वो इसी प्रकार का राजतंत्र था। नेक्स्ट तानाशाही। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में चली जाती है और उस पर बलपूर्वक शासन किया जाता है, तानाशाही शासन कहलाता है, डिक्टेटरशिप कहलाता है। जैसे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की सरकार रही है। नेक्स्ट है केंद्रीकरण क्या है। सेंट्रलाइजेशन। जब सारी शक्तियां और निर्णय एक ही स्थान या एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित हो जाए तो इसे सत्ता का केंद्रीकरण सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार क्या है। वह सरकार जो पूरे देश के लिए कार्य करती है वो केंद्र सरकार कहलाती, सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती। जैसे हमारे देश के अंदर केंद्र सरकार है। नेक्स्ट सामुदायिक सरकार क्या है। इसमें शक्तियों का वितरण कैसे किया जाता है। किसी विशेष भाषा या समुदाय के लिए भाषाई समूह या सामाजिक समूह
द्वारा चुनी गई सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं। कम्युनल गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट इसको कहा जाता है। जैसे बेल्जियम इसी प्रकार की तीसरे स्तर थर्ड जो लेवल होता है, वो थर्ड लेवल पर कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ पर मिलती है। यह ऐसी सरकार क्यों बनाई जाती है? ताकि विभिन्न समुदाय के बीच उनकी संख्या के आधार पर पावर की शेयरिंग की जा सके, शक्तियों का बंटवारा किया जा सके। नेक्स्ट, सत्ता का संघीय वितरण क्या है? फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ऐसी सरकार जिसमें केंद्र में केंद्र सरकार हो और राज्यों में राज्य सरकार हो, ऐसी सरकारों को फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे इंडिया। नेक्स्ट, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर लोकल गवर्नमेंट, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी ऊपर से पावर का नीचे की ओर डिस्ट्रीब्यूशन, बॉटम की ओर। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी के कारण क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। दो कारणों से सत्ता का बंटवारा किया जाता है। एक होता है नैतिक कारण, यानी लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा नैतिक सिद्धांतों, मोरल बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ताकि सभी की भागीदारी हो सके। और दूसरा होता है तर्कसंगत कारण, यानी संघर्ष को, हिंसा को, सामाजिक तनाव को रोकने के लिए पूरी तरह से सोच विचार कर सत्ता को बांटना, इसे कहते हैं तर्कसंगत कारण। नेक्स्ट आता है जातीय या एथनिक, क्या होता है? ऐसा समूह जिसके सदस्य समान संस्कृति, समान भाषा या परंपरा या मूल के हों, यानी जिनका ओरिजिन एक जैसा हो, जातीय समूह कहलाता है, एथनिक कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है बहुसंख्यकवाद, क्या है? बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है जब किसी एक समुदाय, धर्म या जाति के लोग संख्या में अधिक होने के कारण शासन में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, उसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। जैसे श्रीलंका में सिंहली लोगों ने इसी प्रकार का जो बहुसंख्यकवाद है उसका उदाहरण वे हो सकते हैं। नेक्स्ट, गृह युद्ध, सिविल वार, जब किसी एक ही देश के अंदर विभिन्न समुदायों या जातियों के बीच में हिंसक संघर्ष हो जाए तो उसको सिविल वार या गृह युद्ध कहते हैं। अक्षेत्रीय स्वायत्तता या स्वराज्य क्या है? रीजनल ऑटोनॉमी क्या है? जब कोई क्षेत्र अपने लिए अलग प्रशासनिक अधिकार या स्वतंत्र राज्य की मांग करता है उसे बोलते हैं क्षेत्रीय स्वायत्तता। जैसे श्रीलंका में तमिल ईलम राज्य की अलग से मांग की गई थी। नेक्स्ट, समान प्रतिनिधित्व, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी समुदायों को बराबर भागीदारी या प्रतिनिधित्व का अवसर मिले उसे समान प्रतिनिधित्व कहा जाता है। जैसे बेल्जियम में बाद में ऐसी व्यवस्था की गई। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में शक्तियों का विभाजन हो, उसे संसदीय प्रणाली कहते हैं। जैसे इंडिया में विधानपालिका जो है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन पावर्स हैं। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती हैं, जैसे इंडिया हो गया। नेक्स्ट, जातिगत राष्ट्रवाद क्या है? जब राष्ट्रवाद की भावना जातीय पहचान पर आधारित होती है उसे जातिगत एथनिक नेशनलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्र राज्य क्या है? नागरिकता और राष्ट्रीयता के आधार पर संगठित एक स्वतंत्र राजनीतिक समूह या समुदाय राष्ट्र राज्य, नेशनल स्टेट कहलाता है। चेक एंड बैलेंस क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक एंड बैलेंस का मतलब है जब सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है, इसे चेक एंड बैलेंस कहते हैं। जैसे भारत में जो सत्ता का अक्षितिज वितरण है वो ऐसा ही है, जिसमें एक अंग दूसरे अंग के चेक एंड बैलेंस की तरह काम करता है, यानी विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। नेक्स्ट, भारत ने अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? भारत ने अब तक 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं और दोनों पोखरण राजस्थान में किए हैं। राजस्थान के थार डेजर्ट में पोखरण, जैसलमेर जब जाते हैं, जोधपुर और जैसलमेर के बीच में ये स्थान आता है पोखरण, वहाँ पर किए हैं अपने ये परमाणु परीक्षण। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ में कितने देश शामिल हैं? 2019 के अनुसार यूरोपीय संघ में 28 देश शामिल हैं। EU इसका शॉर्ट नेम होता है, यूरोपियन यूनियन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1957 में 1957 में हुई थी।
नेक्स्ट है सरकार के कितने अंग है? सरकार के 3 अंग होते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 2-3 बार रिपीट हो चुका अभी भी। विधान पालिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है और न्याय देती है, जैसे इंडिया। नेक्स्ट है संविधान क्या है और इसे संविधान का रक्षक कौन होता है? संविधान वह मूल कानून है जिसके आधार पर देश का प्रशासन चलता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। और न्यायपालिका को संविधान का रक्षक, जुडिशरी इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, द्विभाषीय किसे कहते हैं? बाइलिंगुअल किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो 2 भाषाओं को जानता हो वह द्विभाषीय कहलाता है। जैसे आप यदि हिंदी जानते हैं और इंग्लिश भी आप जानते हैं तो आप द्विभाषीय हैं। कोई इससे ज़्यादा भाषाएं जानता हो तो वो बहुभाषीय कहलाएगा। बेल्जियम के बारे में आप क्या जानते हैं या बेल्जियम मॉडल क्या है? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसका जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा के एरिया से भी, हरियाणा का एरिया 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। तो बेल्जियम हरियाणा से भी छोटा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 32,545 वर्ग किलोमीटर है। वहाँ की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है, जबकि हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। वहाँ की राजधानी है ब्रुसेल्स और वो आज़ाद हुआ था 4 अक्टूबर 1830 को। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं कि यहाँ का मॉडल किसे कहते हैं। तो क्या होता था बेल्जियम में, यहाँ की जो राजधानी ना ब्रुसेल्स, वो यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर भी है जिसमें 28 देश शामिल हैं। तो बेल्जियम में क्या है कि वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हिसाब के लिए रहेगा वहाँ की जातीय व्यवस्था। तो बेल्जियम की जो जातीय या भाषीय संरचना है उसमें 59 लोग फ्लेमिश एरिया में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब बच गए कितने? 1% वे लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा। ये तो है पूरे देश की व्यवस्था, देश के अंदर ऐसा था बेल्जियम में। अब उससे आगे बात करते हैं ब्रुसेल्स की। ब्रुसेल्स यानी जो उनकी राजधानी है, राजधानी के अंदर क्या व्यवस्था थी कि राजधानी में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं जबकि 20% डच भाषा बोलते हैं। यानी जो देश में डच सबसे ज़्यादा है वो राजधानी में कम है। इसी प्रकार से जो वेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो राजधानी में उनका प्रतिशत ज़्यादा है। तो इस प्रकार से जो भाषाई विविधता वहाँ पर मिलती थी है, उसके कारण से वहाँ पर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती थी, यानी आपस में जातियों के बीच में झगड़ा रहता था। यानी जो फ्लेमिश एरिया और वेलोनिया क्षेत्र में रहने वाले डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोग थे उनमें झगड़े होते थे। तो वहाँ की सरकार ने, जो बेल्जियम की सरकार है, उसने 1970 से लेकर 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार परिवर्तन किए, 4 अमेंडमेंट किए। ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन 1 अंक में, ठीक है। तो इस परिवर्तन को ही बेल्जियन मॉडल कहा जाता है, बेल्जियन या बेल्जियम मॉडल कहा जाता है। अब इसमें क्या किया वो देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसकी फीचर्स रहेंगी। नंबर 1, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या। उन्होंने सबसे पहला किया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें डच हो या फ्रेंच, दोनों को बराबर अवसर मिलेगा, बराबर संख्या होगी। केंद्र की सारी शक्तियाँ राज्य सरकार को दे दी गई, यानी पावर शेयरिंग की गई। दोनों समुदायों की सहमति के बिना कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता, ये पार्टिसिपेशन हो गया। और तीसरे स्तर पर सामुदायिक सरकार की स्थापना की गई। जो लोकल गवर्नमेंट थी वो अब समुदाय के आधार पर चुनी जाने लगी, यानी जो तीसरे स्तर की सरकार है वो अपनी अपनी सरकारें वे लोग बना सकते थे समुदाय के आधार पर। इसी प्रकार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रीलंका के बारे में आप क्या जानते हैं? वहाँ की जातीय या भाषीय संरचना का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में या तो बेल्जियम के बारे में आ जाता है या फिर श्रीलंका के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका, जो भारत का तमिलनाडु है उसके साउथ में स्थित एक छोटा सा देश है। श्रीलंका द्वीपीय देश है, ठीक है। इसके यहाँ पर मन्नार खाड़ी है और इधर एडम्स ब्रिज है और यहाँ पर पाक खाड़ी है, ठीक है। इधर बे ऑफ बंगाल है ईस्ट की ओर
और वेस्ट की ओर जो है अरेबियन सी है और साउथ की ओर इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर ये एक द्वीपीय देश है। यह 4 फरवरी 1948 को आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश का ही राज था यहाँ पर। इसकी राजधानी कोलंबो है। ये हरियाणा से थोड़ा सा बड़ा है। इसका एरिया है 65,610 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का है 212 स्क्वायर किलोमीटर। तो हरियाणा से थोड़ा बड़ा है ये एरिया में। और यहाँ की जनसंख्या हरियाणा से भी कम है। हरियाणा में 2.5 करोड़ है, यहाँ केवल 2 करोड़ लोग रहते हैं। ये तो हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं वहाँ की जातीय संरचना की। तो श्रीलंका में 74% लगभग 74% लोग सिंहली भाषा बोलते हैं और वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। 18% लोग वहाँ पर तमिल हैं, तमिल भाषी हैं, जिनमें कुछ हिंदू हैं और कुछ मुस्लिम हैं, यानी दोनों ही धर्म के लोग हैं। जिनमें से आप कह सकते हैं 13% जो है वो श्रीलंकाई तमिल है, जबकि 5% भारतीय तमिल हैं, जो कभी भारत के तमिलनाडु से श्रीलंका चले गए थे। अब जो शेष बच गए 8% वे द्विभाषीय या बहुभाषीय हैं, यानी वो ईसाई धर्म से संबंधित हैं। अब यहाँ पर ये जो सिंहली, तमिल और ईसाई 3 मेन कम्युनिटीज़ हो गई। इनके बीच में जातीय झगड़ा रहता था। 1956 में क्या हुआ, वहाँ पर झगड़े का और बड़ा कारण बन गया। तो वे कॉजेज क्या थे। 1956 में श्रीलंका ने सिंहली भाषा को आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया श्रीलंका का। नौकरियों में सिंहली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। इस कारण से जो तमिल है वो अपने आप को भेदभाव का शिकार मानने लगे और बौद्ध धर्म को यानी सिंहली भाषी लोगों को विशेष जो है स्पेशल स्टेटस दे दिया गया सरकार के द्वारा। तो परिणाम क्या हुआ, दोनों समुदायों के बीच में गृह युद्ध हुआ, सिविल वार हो गया और तमिल लोगों ने अलग से तमिल ईलम राज्य की मांग की। यानी जो श्रीलंका है उसके नॉर्थ ईस्ट पार्ट में वहाँ पर तमिल ईलम राज्य की मांग इन्होंने कि हमें एक अलग से एरिया दे दीजिए। तो ये वहाँ का कारण था। नेक्स्ट है खलील कौन थे। तो खलील आपके चैप्टर में है, वो हैं बैरूत के निवासी। ठीक है, तो लेबनान देश है, वहाँ की राजधानी है बैरूत। तो वहाँ के वो निवासी हैं। उनके पिता रूढ़िवादी ईसाई थे, ठीक है, कंजर्वेटिव क्रिश्चियन थे, जबकि उनकी माँ मुस्लिम समुदाय से थी और सुन्नी मुस्लिम थी। उनके चाचा की मृत्यु गृह युद्ध यानी वहाँ पर हुए लेबनान का जो सिविल वार हुआ उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही परिवार के अंदर माता पिता अलग अलग समुदायों से संबंध रखते हैं। इस कारण से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई देशों में धर्म के नाम पर या जातियों या समुदायों के नाम पर एक दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसको सिविल वार कहते हैं। नेक्स्ट है कि लेबनान ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या कानून बनाए। तो राष्ट्रपति जो है लेबनान में केवल मेरोनाइट कैथोलिक समुदाय का ही व्यक्ति बन सकता है, जबकि प्रधानमंत्री वहाँ पर केवल सुन्नी मुस्लिम समुदाय का ही बन सकता है। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर सत्ता की जो शेयरिंग है, पावर शेयरिंग है, सत्ता की साझेदारी उन्होंने वहाँ पर की है। तो ये आप कह सकते हैं लेबनान में। नेक्स्ट आता है पंचायती राज। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। पंचायती राज क्या है, इसे त्रिस्तरीय व्यवस्था क्यों कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए, अथवा इसके जो ग्राम पंचायत इसके कार्य बताइए। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1992 से। संविधान में 73वां जो अमेंडमेंट है वो किया गया था। उसके तहत 1992 में पंचायती राज व्यवस्था कानून लाया गया। इसके तहत स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाया गया और गांव के अंदर जो सरपंच है या पंच है उनकी व्यवस्था की जाने लगी। ठीक, तो गांव के अंदर सरपंच की और पंच की व्यवस्था इसके तहत की जाने लगी, जिसको हम प्रधान भी कह देते हैं। तो इसमें 3 टायर सिस्टम लागू किया गया, यानी गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के स्तर पर ब्लॉक समिति और जिले के स्तर पर जिला परिषद, ये व्यवस्था की गई। इसमें कुछ विशेषताएं क्या रही। नंबर 1, महिलाओं के लिए 1/3 यानी हर 3 में से 1 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी।
यानी हर 3 में से एक गांव में जो सरपंच है वो महिला बनेगी। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास पर इसमें बल दिया गया। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत गलियाँ पक्की करा सकता है यानी सड़कें बनवा सकता है अपने गांव में, और गांव की जो साफ़ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था कर सकती है, शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है प्राथमिक लेवल पर। इनमें से कोई भी कार्य आप अपने यदि 2 पूछे जाएँ तो पेपर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, धर्म और भाषा के आधार पर सत्ता का विभाजन क्या है। जब किसी देश में विभिन्न भाषाएं या धार्मिक समुदाय के बीच में उनकी जनसंख्या या पहचान के आधार पर सत्ता को बांट दिया जाता है, इसे कहते हैं धर्म और भाषा के आधार पर सत्ता का विभाजन। जैसे बेल्जियम में किया गया। डच और फ्रेंच भाषाई समुदायों के बीच में सत्ता का विभाजन वहाँ पर 1970 से लेकर और 1993 के बीच में 4 बार संविधान में जो परिवर्तन किया गया उसके तहत बेल्जियन मॉडल को अडॉप्ट करते हुए किया गया। नेक्स्ट, शक्तियों के वितरण पर दबाव समूह और आंदोलन क्या प्रभाव डालते हैं। तो दबाव समूह और जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उनके द्वारा सरकार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप से प्रभाव पड़ता है। कैसे? वे सरकार पर जनमत का दबाव डालते हैं, रेफरेंडम का दबाव डालते हैं। दूसरा, पब्लिक प्रेशर आप इसको कह सकते हैं। सरकार को वो अपने निर्णय बदलने या संशोधित करने के लिए भी प्रेशराइज करते हैं और वे नीतियों को और अधिक लोकतांत्रिक और समावेशी बनाते हैं। तो ये जो दबाव समूह है, आंदोलन है, ये इस प्रकार का कार्य करते हैं। इसके कारण से जनता की भागीदारी बढ़ती है और सत्ता की जो साझेदारी है या संतुलन है वो बना रहता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में कितनी प्रशासनिक इकाइयाँ हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कुल मिला के 36 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। यदि हम 5 अगस्त 2019 की बात करें तो उस समय भारत की जो संसद है उसने धारा 370 अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 को हटा दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, जिसको ऑफिशियली 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया इस अमेंडमेंट को। उसके बाद यानी उससे पहले 29 राज्य होते थे, 29 में से एक कम हो गया तो 28 हो गए, और उस टाइम में 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। तो इस एक को 2 हिस्सों में बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश ये बना दिए गए, तो कुल मिलाकर ये 9 हो गए थे। बाद में 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, ये पहले अलग अलग यूटी होती थी, बाद में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इस प्रकार 9 में से एक कम हो जाता है यूटी, तो कुल मिला के 8 यूटी रह जाते हैं। नेक्स्ट आता है मुंबई, कनाडा, रूस और नाइजीरिया। इसमें सत्ता की साझेदारी के उदाहरण दीजिए। ये आपके चैप्टर से कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एक साथ दे दिया जाता है कि चारों पर एक एक पॉइंट लिखिए। तो मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 7 अनाथालयों में 2000 बच्चों के भरण पोषण की व्यवस्था करने के ऑर्डर दिए थे। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया पावर शेयरिंग का, जिसमें कोर्ट के आदेश से ये कार्य हुआ, यानी न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका को चेक एंड बैलेंस का उदाहरण ये हो गया। दूसरा, कनाडा के ओंटारियो प्रांत में सरकार ने स्वदेशी लोगों के साथ भूमि साझा करने की सहमति हुई। ये सामाजिक समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट, रूस में यूनियन ऑफ राइट फोर्स और लिबरल योबोलोको मूवमेंट ने गठबंधन किया, जिसके द्वारा वहाँ पर राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी का ये उदाहरण बन जाता है। इसी प्रकार नाइजीरिया, अफ्रीका में ये देश है, विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने संघीय सरकार से आय के स्रोत घोषित करने की मांग की। तो ये संघीय व्यवस्था में शक्तियों के वितरण का उदाहरण हो जाता है। तो ये 4 अलग अलग एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, सारे चैप्टर के आधार पर आप इसका उत्तर अब दे पाएंगे। नंबर 1 है अक्षितिज वितरण, यानी जिसमें विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जिसमें सब लेवल समान होते हैं। नेक्स्ट, उर्वराधर वितरण, जिसमें केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर लोकल सरकार
यानी स्थानीय सरकार। ऊपर से नीचे की ओर आप इसको बंटवारा कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर कहिए या वर्टिकल। नेक्स्ट है सामुदायिक वितरण यानी कॉम्युनल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे भाषा और धर्म के आधार पर जैसे बेल्जियम में किया गया। और लास्ट वन बनता है दबाव समूह या आंदोलन, ये सरकार को निर्णय लेने के लिए या प्रेरित करते हैं या बाध्य भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, बेल्जियम में और भारत की जो सरकार है उन दोनों में एक समानता या एक अंतर बताइए। तो समानता क्या है, इंडिया और बेल्जियम दोनों ही संघीय देश हैं जिनमें पावर की शेयरिंग की गई है, संघीय शासन है यहाँ पर दोनों में ही। बस अंतर दोनों में क्या है कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और तीसरे स्तर पर लोकल गवर्नमेंट है दोनों ही कंट्रीज में। ये तो होगी सिमिलरिटी, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरे स्तर की सरकार, ये समानता है। लेकिन भिन्नता क्या है, भारत में तीसरे स्तर पर जो सरकार चुनी जाती है जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, इसमें सभी वयस्क मतदाता वोट देते हैं। एडोलिसेंट इसको बोलते वो फ्रेंचाइज बोलते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यानी 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी पुरुष या महिला किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो वो वोट करता है और वो अपने गांव के पंच सरपंच को चुन सकता है। लेकिन बेल्जियम में क्या है, यहाँ पर अंतर क्या है, बेल्जियम में तीसरे स्तर पर केवल सामुदायिक सरकार ही चुनी जाती है, यानी अपनी जाति के लोग अपनी ही जाति के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो ये अंतर है। नेक्स्ट है जर्मन के प्रमुख राजनीतिक दल कौन से हैं। ये कभी कभी एक अंक में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, दो पार्टियां वहाँ पर। नेक्स्ट है एनाइट कौन है और उसकी क्या समस्या है। एनाइट बेल्जियम के उत्तरी भाग में रहने वाली एक विद्यार्थी है जो डच भाषा में पढ़ती थी। उसके फ्रेंच भाषी सहकर्मी चाहते थे कि वह फ्रेंच में पढ़े, तो यानी ये एक प्रकार का भाषाई संघर्ष का उदाहरण आपकी बुक में दिया गया है। नेक्स्ट आता है सेल्वी कौन है। तो सेल्वी कोलंबो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा है और वह और उसके मित्र, भाषाई संघर्ष का ये एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। उसके मित्र तमिल भाषी हैं और तमिल माध्यम में वे पढ़ना चाहते हैं, यानी इनके ऊपर प्रेशर है कि वो जो है अपने मित्रों के कहने से तमिल भाषा में अध्ययन करे। जो एनाइट थी तो इसका उदाहरण था उसके सहकर्मियों का दबाव। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए मैप का। तो मैप पे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, हालांकि सीबीएसई में पॉलिटिकल साइंस में मैप नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप इसके माध्यम से फेडरल गवर्नमेंट का उदाहरण ले सकते हैं। लगभग 25 देश हैं जिसमें आज की डेट में फेडरल गवर्नमेंट है, जिसमें रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूएसए और कनाडा, ये मुख्य हैं। नेक्स्ट है यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकारें, उसमें जापान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड। इनमें से नेपाल में समय के साथ साथ सरकारें बदली हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं पावर शेयरिंग के लिए एक डायग्राम मैंने आपके लिए दिया है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। तो ये हो गया पावर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है लोकल लेवल पे दो हिस्से हो जाएंगे, एक म्यूनिसिपैलिटी के लिए और एक ग्राम पंचायत के लिए। ग्राम पंचायत में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति और गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत। यदि शहरों की बात करें तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। ये कस्बे या शहर या नगरों के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 1। आगे हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 2 का। क्लास 10 सोशल साइंस के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 संघवाद, फेडरलिज्म, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा संघवाद या संघीय सरकार किसे कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट किसे कहते हैं।
ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में पाया जाता है उसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य स्वतंत्र रूप से करती हैं। ऐसे संघीय सरकारों के उदाहरण हैं इंडिया, यूएसए, बेल्जियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। कुल मिला के लगभग 25 देशों में ऐसी सरकारें दुनिया में मिलती हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इनमें दो स्तर की सरकारें मिलती हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इनमें संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन मिलता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चाहे वो लिखित है या मौखिक है तो उसमें स्पष्ट अधिकार होते हैं। जैसे भारत में लिखित संविधान है, इनमें संविधान लिखित और कठोर होता है। आमतौर पे इनमें संविधान जो है वो लिखित होता है और कठोर होता है, यानी उसमें चेंज जो है वो कानून के तहत ही हो सकता है। इन सभी देशों में स्वतंत्र न्यायपालिका मिलती है और न्यायपालिका संविधान की रक्षक होती है। संविधान में विशेष प्रक्रिया के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है, यानी 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है। इसमें राज्य सरकारों के लिए राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है संसद में और जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा करती है। राष्ट्रीय और स्थानीय कार्यों का विभाजन इन गवर्नमेंट में सामान्यतः देखा जाता है। राष्ट्रीय मुद्दों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्थानीय मुद्दों या समस्याओं के लिए राज्य सरकारें काम करती हैं। इस प्रकार की सरकारों में विविधता में एकता मजबूत रहती है, यानी फेडरल गवर्नमेंट में यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी राष्ट्रीय एकता की भावना यहाँ पर बढ़ती है। अब बात करते हैं कि जो एकात्मक सरकारें यूनिटरी सिस्टम होता है और फेडरल सिस्टम होता है, इसमें क्या अंतर होता है। तो देखिए, जो संघीय सरकारें होती है उसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में किया जाता है। दो से अधिक स्तर इसमें मिलते हैं। संविधान कठोर होता है और राज्यों की स्वतंत्रता इसमें बनी रहती है, यानी स्वायत्तता बनी रहती है। जबकि जो एकात्मक सरकारें होते हैं उसमें सभी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। सरकार का एक ही सत्र होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। संविधान इनका लचीला भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। राज्यों को सीमित अधिकार यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है केंद्र और राज्य संबंध क्या है। संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे के साथ परस्पर कोरिलेट करती हैं। उनके अपने अपने कार्य होते हैं और अपने अपने अधिकार क्षेत्र रहते हैं, यानी जो देश के मुद्दे होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कार्य करती है और जो राज्य के मुद्दे होते हैं उन पे राज्य सरकारें कार्य करती है। अब बात करते हैं कि संघीय सरकार के अवगुण या कमियां क्या हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कुछ कमियां भी होती हैं। नंबर 1, धीरे धीरे केंद्र सरकार अधिक प्रभावशाली होती है इसमें। नंबर 2, संसद के पास अधिक शक्तियां होती हैं राज्यों की तुलना में। धन का असमान वितरण सामान्य रूप से इसमें कई बार देखने को मिलता भी है या इस पे आरोप लगाए जाते हैं जो विवाद का कारण बन जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें काफ़ी जटिल होती है, यानी एक लंबी प्रक्रिया से ही ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, संघवाद के प्रकार क्या हैं या एक साथ आने वाले संघ और एक साथ बने रहने वाले संघ। कमिंग टूगेदर एंड होल्डिंग टूगेदर फेडरलिज्म का एक वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। नंबर 1, कमिंग टूगेदर। कमिंग टूगेदर का मतलब जिन्होंने खुद एक साथ आकर सरकारें बनाई हैं, यानी एक राज्य बनाया है, इसको कहते हैं कमिंग टूगेदर। स्वतंत्र राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है होल्डिंग टूगेदर। जब राज्यों को केंद्र के साथ जबरदस्ती या पावर या बल के आधार पर एकत्रित किया जाता है या रखा जाता है। इसमें एक बड़ा देश अपनी शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच बांटता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से अधिक शक्तिशाली होती है, जैसे इंडिया, बेल्जियम और स्पेन। इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट
फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे जो लोकल गवर्नमेंट है वो कार्य करती है। तो ये इसमें देखने को मिलता है कमिंग टूगेदर, इसमें होल्डिंग टूगेदर में। नेक्स्ट है दोनों में अंतर क्या है। तो जो एक साथ आने वाले संघ है या एक साथ बने रहने वाले सरकार हैं, इनमें अंतर आप ऐसे भी बता सकते हैं। नंबर 1, स्वतंत्र राज्यों का संघ होता है। एक साथ आने वाले केंद्र और राज्य समान होते हैं। अमेरिका इसका उदाहरण है। जो एक साथ बनाए यानी होल्डिंग टुगेदर है, उसमें शक्तियों का विभाजन होता है। केंद्र शक्तिशाली होता है जैसे भारत। नेट एकात्मक सरकार क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये लगभग चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे टाइप आते हैं। वह शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही सत्र होता है, बाकी की शेष इकाइयाँ यानी राज्य और स्थानीय सरकारें उसके अधीन कार्य करती हैं। इसमें केंद्र सर्वोच्च शक्तिशाली होता है और वह किसी भी विषय पर राज्य या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकता है, जबकि संघवाद में केवल केंद्र सरकार परामर्श देती है। तो इसमें आप बताएंगे कि ऐसे इसके यूनिटरी गवर्नमेंट के उदाहरण हैं यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, चाइना, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, आयरलैंड। नेपाल जो है अब इसमें से चेंज भी हो गई है सरकारें। अब बात करते हैं कि जो एकात्मक सरकारें हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं। ये इम्पोर्टेंट पहलू रहेगा इस क्वेश्चन का। नंबर 1, समझ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार सर्वोच्च और शक्तिशाली होती है। केंद्र सरकारों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकारें काम करती हैं। केंद्र सरकार किसी भी विषय पर राज्य या स्थानीय सरकार को आदेश या ऑर्डर दे सकती है। राज्य सरकारें केंद्र के प्रति जवाबदेह होती हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है उनकी। और कई देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। जैसे उदाहरण आपके हो गए हैं यूके, इटली, जापान, चाइना, फ्रांस, श्रीलंका, आयरलैंड आदि। नेक्स्ट है बेल्जियम एकात्मक सरकार से संघीय सरकार में कैसे बदला। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है आपका चैप्टर 1 से भी। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने 4 बार अपने संविधान में संशोधन किए। वहाँ अक्षेत्रीय सरकारें थी, उनकी अपनी भूमिका और शक्तियाँ थी। केंद्र के पास शक्तियों को वापस लेने का अधिकार था। बाद में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन करके संवैधानिक और स्वतंत्र शक्तियाँ उन सरकारों को केंद्र सरकार ने प्रदान की और बेल्जियम एकात्मक सरकार से संघीय सरकार में बदल गया। इसको बेल्जियम मॉडल कहते हैं। आज एक संघीय देश है बेल्जियम, और जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में पावर शेयर्ड है। भारत और बेल्जियम की संघीय शासन व्यवस्था में विशेषता और अंतर क्या है, ये पिछले चैप्टर में भी आपका क्वेश्चन आया था, एक बार पुनः यहाँ पर है। तो समानता ये है कि दोनों में संघीय सरकार है, दोनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर रही हैं। केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। अंतर ये है कि जो भाषा है उसके आधार पर हम अंतर कर सकते हैं। बेल्जियम में 3 भाषाई समूह हैं, डच 59%, फ्रेंच 40% और जर्मन 1%। जबकि भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 8th शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में कॉन्स्टिट्यूशन की। दूसरा है लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें अंतर आप बता सकते हैं। बेल्जियम में 3 स्तर हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार। जबकि भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरे स्तर पर है ग्राम पंचायत या नगर पालिका। सामुदायिक सरकार बेल्जियम में सरकार चुनने का अधिकार होता है समुदायों का, जबकि भारत में 18 वर्ष प्लस के सभी लोग वोटिंग करके अपनी ग्राम पंचायत को चुनते हैं। ठीक है, तो तीसरा यही अंतर हो गया इसमें। थर्ड डिफरेंस आप बताओगे। बेल्जियम में तीसरे स्तर की सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं, जिसको समुदाय चुनता है। लेकिन भारत में तीसरे स्तर की सरकार, जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं, वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनी जाती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से चुनी जाती है, जिसमें 18 वर्ष प्लस के लोग वोट करते हैं। यानी भारत में तीसरा स्तर बेल्जियम की तरह भाषाई समुदाय पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। संसद के ये 2 सदन होते हैं। लोकसभा संसद का वह सदन है जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है, हाउस ऑफ कॉमन्स इसको कहा जाता है। राज्य सरकार राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसे हाउस ऑफ
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट कहा जाता है। ठीक, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसको कहते हैं। नेक्स्ट है गठबंधन सरकार क्या होती है। कोलिजन गवर्नमेंट यानी वह सरकार जो गठबंधन के द्वारा जिसमें कई दल मिलकर एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करते हैं और सरकार बनाते हैं, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ऐसा तब होता है जब किसी एक आम चुनाव यानी जो लोकसभा चुनाव होते हैं उसमें किसी एक सत्ता दल को या एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ऐसा राज्यों में भी हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी गठबंधन सरकारें बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे अनेक कारण हैं। नंबर 1, स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए, धन का सदुपयोग करने के लिए, स्थानीय क्षेत्रों का विकास या कल्याण करने के लिए, लोगों की समस्याओं में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी हो इसलिए। नेक्स्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में क्या अंतर है। केंद्र सरकार सेंटर पूरे देश के लिए कार्य करती है, राज्य सरकारें राज्यों के लिए कार्य करती है। केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं उनको सांसद या एमपी कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। जबकि राज्य सरकारों के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए कहा जाता है, और उनके बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कहलाता है। ये दोनों में अंतर है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं। वे क्षेत्र जो सीधे केंद्र के द्वारा शासित होते हैं, जो किसी राज्य में तो लोकेट होते हैं लेकिन वो केंद्र के द्वारा सीधे उनकी देख रेख या उनका प्रतिनिधित्व केंद्र का उप राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर या प्रशासक के रूप में वहाँ पर शासन चलाया जाता है। भारत में 26 जनवरी 2020 के अनुसार 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट, अधिकार क्षेत्र ज्यूरिडिक्शन क्या है। अधिकार क्षेत्र वह सीमा या क्षेत्र होता है जिस पर किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार की वैधानिक या कानूनी अधिकार या शक्तियाँ होती हैं। संविधान में विकेंद्रीकरण का तीसरा सत्र कौन सा है, या 1992 के संविधान संशोधन का वर्णन कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट वाला जो हिस्सा है। भारत में 1993 में 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत भारत में तीसरे सत्र की सरकार या स्थानीय स्वशासन व्यवस्था ग्राम पंचायत के अधिकार को शक्तिशाली बनाया गया और उसको प्रभावी ढंग से देश में लागू किया गया। यानी वहाँ से ग्राम पंचायत की शुरुआत भारत में होती है, यानी यहाँ से देश में त्रिस्तरीय 3 टायर सिस्टम लागू होता है। ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत होती है जिसमें हर व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है वो इसके सदस्य या वोटर्स होते हैं, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति होती जो पंचायतों के कार्यों को देखती है ब्लॉक लेवल पर। इसमें एक अध्यक्ष और कुछ मनोनीत या निर्वाचित सदस्य होते हैं। तीसरा होता है जिला परिषद, या जिला स्तर पर कार्य करती है और सभी पंचायत समितियों की देखरेख यानी ब्लॉक समितियां इसके अंतर्गत आती है। सांसद, विधायक और कुछ निर्वाचित सदस्य इसके मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं। जिला परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 6 बार होनी होती है। नेक्स्ट, 1992 के संविधान संशोधन का प्रभाव क्या पड़ा, यानी जो 73rd अमेंडमेंट था उसके द्वारा नंबर 1, स्थानीय सरकारों यानी ग्राम पंचायतों को लघु कर टैक्स लेने का अधिकार दिया गया। प्रत्येक 5 साल में इनके लिए चुनाव कंपलसरी किया गया, हर 5 साल में, यानी ग्राम पंचायत चेंज हो जाएगी। और इसमें कानून बनाया गया कि 1/3 सीटें 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। यानी अगर 100 पंचायतें चुनी जानी है तो उसमें से 33 सरपंच जो है वो महिलाएं होंगी। तो ऐसा व्यवस्था इसमें की गई। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति और जिला परिषद, इनको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या दर्जा दिया गया।
नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के कार्य क्या है। ग्राम पंचायत ग्रामीणों द्वारा चुनी गई सरकार होती है जिसको ग्राम पंचायत कहते हैं, जिसका प्रधान यानी जिसका मुखिया जो है सरपंच या प्रधान कहलाता है। ग्राम पंचायत के कार्य गाँव में विकास कार्य कराना, सड़कों को पक्का कराना, लाइटों की व्यवस्था कराना, गलियों की सफाई व्यवस्था कराना, पेयजल की व्यवस्था कराना, शिक्षा की देखरेख करना अपने ग्रामीण लेवल पर। समस्याएं क्या हैं ग्राम पंचायतों की। धन की कमी रहती है, जागरूकता की कमी रहती है और गुटबाजी गाँव के अंदर सामान्यतः देखने को मिलती है। अधिकारियों की लापरवाहियाँ भी इसमें कुछ रोल निभाती हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य कर दिया गया। वो है हरियाणा। हरियाणा में सरपंच के लिए 10वीं पास और पंच के लिए शायद 8वीं पास है। ये पिछले 1 या 2 जो पंचायत इलेक्शन हुए हैं उनमें कंपलसरी कर दिया गया था। नेक्स्ट है, नगरों में स्थानीय शासन की संस्थाओं को किस नाम से जाना जाता है। उसको कहते हैं नगर समिति, म्यूनिसिपल कमेटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, छोटे टाउन में म्यूनिसिपल कमेटी होती है, बड़े शहरों में नगर निगम होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के में विषयों की मूल सूचियाँ कितनी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। संविधान में जो सब्जेक्ट हैं उनकी 3 सूचियाँ हैं। नंबर 1 केंद्रीय सूची, इसको कहते हैं यूनियन लिस्ट। वे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती, जैसे डिफेंस, फाइनेंस, विदेशी नीति, बैंकिंग। इसमें कुल मिलाकर 97 विषय 97 सब्जेक्ट शामिल हैं। दूसरा होता है राज्य सूची, जिसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, जिस पे राज्य सरकारें कानून बनाती, जैसे पुलिस। इसमें आप कह सकते हैं जैसे यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, पंजाब पुलिस। इसी प्रकार से कृषि, सिंचाई, व्यापार, ये जो है राज्य के विषय हैं, जिसमें कुल मिलाकर 62 विषय शामिल हैं। तीसरी होती है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकती, जैसे शिक्षा, वन, विवाह। ये ऐसी ही नीति सब्जेक्ट होते हैं। कुल मिलाकर ऐसे 52 विषय होते हैं। नेक्स्ट, संविधान की कुल कितनी विषय सूचियां हैं। मूल रूप से ये देखा जाए तो 3 हैं, लेकिन इनको हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। 4 सूचियाँ होती है, एक यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी होती है कॉन्करेंट या समवर्ती सूची। अब चौथी बच जाती है अवशिष्ट सूची, यानी ऐसा विषय जो तीनों ही सूचियों में नहीं आया तो वो रेजिडरी सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, शेष विषय या अवशिष्ट सूची को क्या कहते हैं। यदि कोई ऐसा विषय जो केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची तीनों ही विषय में शामिल नहीं हुआ तो उसे अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाएगा और इस पर कानून बनाने का अधिकार जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। नेक्स्ट आता है महापौर या मेयर किसे कहते हैं। बड़े नगरों के मुखिया को, नगर निगम के मुखिया, राजनीतिक मुखिया को महापौर या मेयर कहा जाता है। जनता द्वारा ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। राज्यों के नियम के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसका दर्जा राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के समान होता है। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक रूप से संगठन के कितने स्तर हैं। मूल रूप से यदि देखा जाए तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में 2 स्तर रहे हैं। 2 स्तरीय व्यवस्था, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार। 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके इसमें तीसरा सत्र जोड़ा गया, जिसको हम ग्राम पंचायत या स्थानीय शासन कहते हैं। नेक्स्ट, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद में स्थानीय सरकारों में अंतर बताइए। देखिए, 1992 से पहले पंचायतों के पास पर्याप्त अधिकार या संसाधन नहीं थे, लेकिन बाद में जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दिए गए या पावर दी गई तो इनके पास ये संसाधन या टैक्स जैसे चूल्हा टैक्स आदि एकत्रित करने के अवसर दिए गए। 1992 से पहले नियमित चुनाव नहीं होते थे। उसके बाद हर साल पंचायतों के लिए चुनाव अनिवार्य कर दिए गए। इससे पहले जो महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग है उनके लिए आरक्षण नहीं होता था, लेकिन 1992 के बाद संशोधन करके 33% सीटें महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए रिजर्व कर दी गई। नेक्स्ट, भारत की राजभाषा कौन सी है, वर्णन कीजिए। भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी को
14 सितंबर 1949 को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में लगभग 41% लोगों की जो मदर लैंग्वेज है वो हिंदी है। नेक्स्ट, संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। संविधान की 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी के अलावा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो वो है 21। एक हिंदी हो गई 21 और एक 22 भाषाएं हो गई। तो इनमें ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट हिस्सा यहाँ से पूछा जाएगा। इसमें कौन सी भाषाएं शामिल हैं? हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, असमिया, मैथिली, संथाली, कश्मीरी, नेपाली, सिंधी, कोंकणी, डोगरी, मणिपुरी, बोडो और संस्कृत। तो ध्यान रखना इसमें ये भाषाएं शामिल हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोली जाती है? यदि 2001 की जनगणना की बात करें तो 1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनको हम 114 समूहों में बांट सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि 22 भाषाएं ऐसी हैं देश में जिनको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिनको हम अनुसूचित भाषाएं कहते हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहते हैं। बाकी की जितनी भाषाएं बच गई हैं उनको गैर अनुसूचित, नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहेंगे। आगे कहता है ऐसी 3 भाषाएं बताओ जो 22 अनुसूचित भाषाओं में शामिल नहीं हो। अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी, पाली, प्राकृत भाषा, मारवाड़ी भाषा। तो ये यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि इंग्लिश जो है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज में नहीं है। भारत में कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं जिनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश हो? तो केवल 0.20%, यानी आधे प्रतिशत का भी आधा भाग। आगे करा, संविधान के अनुसार भारत में अंग्रेजी का प्रयोग कब बंद हो जाना चाहिए था और क्यों बंद नहीं हुआ? संविधान के अनुसार 1965 में 1965 में इंग्लिश भाषा का प्रयोग बंद हो जाना था, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों ने अंग्रेजी को जारी रखने की मांग की और विशेष रूप से तमिलनाडु ने इसका विरोध किया कि इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू हुई और कौन सा ऐसा राज्य है जो इसके अंतर्गत पहली बार बनाया गया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, और इसके आधार पर सबसे पहला जो राज्य बनाया गया वो है आंध्र प्रदेश, और यही राज्य है जिसमें से अभी तक का जो राज्य है अंतिम, वो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही अलग करके तेलंगाना बनाया गया। हालांकि इसके बाद भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा चुका है, लेकिन वो एक अलग राज्य नहीं बने, बल्कि राज्य से उनको यूटी बनाया गया है। भाषा के आधार पर बनाए गए अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय कुछ बड़े राज्यों के नाम बताओ और उनमें शामिल वर्तमान राज्यों के नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, पेपर में ये ऐसा आमतौर पे पूछा जाता है। देखिए, आज़ादी के टाइम संयुक्त प्रांत होता था जिसको आजकल उत्तर प्रदेश कहते हैं, जिसमें से उत्तराखंड अलग हो चुका है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, जो पुराना राज्य था जिसमें से छत्तीसगढ़ अलग बन चुका है। बिहार, जिसमें से झारखंड अलग राज्य बन चुका है। आसाम, जिसमें से वर्तमान अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब पहले शामिल होते थे। मैसूर राज्य होता था आज़ादी के टाइम, जिसको आज कर्नाटक के रूप में कन्वर्ट किया जा चुका है। नेक्स्ट, त्रावणकोर राज्य होता था जिसको आजकल केरल, और जो है ये 24 फरवरी 2026 के अनुसार अब इसका नाम केरलम कर दिया गया है। मलयालम वहाँ की भाषा है जिसमें केरल नहीं, अब इसका नाम हो गया है केरलम। ये अभी 24 फरवरी 2026 से ऐसा हुआ है।
नेक्स्ट है मद्रास। पहले मद्रास राज्य होता था, अब इसको तमिलनाडु कहते हैं। पुराना राज्य था पंजाब। पंज मीन्स 5, पंज प्लस आब, 5, पंज मीन्स होता है 5, आब मीन्स होता है रिवर, 5 रिवर्स का क्षेत्र पंजाब कहलाता है, जिसमें से वर्तमान में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ये हैं, और बहुत सारा पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान वाले हिस्से में भी शामिल है। नेक्स्ट, ऐसे 3 राज्यों की पहचान करो जो पहले बड़े थे लेकिन अब उनमें से कुछ राज्य अलग बन चुके हैं। जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ, झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। यानी नवंबर 2000 में 3 राज्य अलग बने, 1 नवंबर को, 9 नवंबर को और 15 नवंबर को। इसी प्रकार से 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बना, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, और हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य बना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट, 1947 के 3 राज्यों के नाम बताओ जो आज बदल चुके हैं, यानी उस टाइम उनका नाम था लेकिन आज वो चेंज हो चुका है। जैसे संयुक्त प्रांत आजकल उत्तर प्रदेश हो गया है, मद्रास तमिलनाडु हो गया, मैसूर कर्नाटक हो गया, त्रावणकोर केरल, और अब ये केरलम हो गया है 24 फरवरी 2026 से। नेक्स्ट, हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बढ़ चुका है। नेक्स्ट, 5 अगस्त 2019 से पहले किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? जम्मू कश्मीर को, आर्टिकल 370 के तहत। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के लोगों के मठ किस राज्य में सबसे अधिक मिलते हैं? सिक्किम में मिलते हैं। नेक्स्ट, यदि केंद्र और राज्यों के बीच में झगड़ा हो जाए तो कौन सुलझाता है? तो न्यायपालिका सुलझाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसे विवादों का निपटारा करता है, इसलिए न्यायपालिका को संविधान का रक्षक भी कहते हैं। नेक्स्ट, संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। संविधान में संशोधन एक सत्तर यानी केंद्र या राज्य नहीं कर सकता, इसके लिए विशेष बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, और कुछ मामलों में राज्यों की स्वीकृति भी जरूरी होती है। नेक्स्ट, भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किए और कब किए? भारत ने अपने परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किए हैं, जोधपुर और जैसलमेर के बीच में थार डेजर्ट का ये हिस्सा है। पहला परीक्षण किया था 18 मई 1974, 18 मई 1974 को, और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था, यानी इस परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। सेकंड हमने परीक्षण किया था 1998 में, 1998 में। नेक्स्ट, भारत में संघीय व्यवस्था को सफल करने का श्रेय किसको जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये जाता है लोकतांत्रिक राजनीति को, संघवाद की भावना को, विविधता में सम्मान के भाव को, एक साथ रहने की इच्छा को, और देश के लिए सामान्य आदर्श स्थापित करने को, यानी इसमें सभी की भावनाएं एक साथ हैं। नेक्स्ट, ब्राज़ील का पोर्टो एलेग्रे शहर विकेंद्रीकरण का उदाहरण कैसे बना? ब्राज़ील के, ये आपका एक एग्जाम्पल दिया गया आपके चैप्टर में, कभी कभी ये सोर्स बेस्ड में आ सकता है या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्राज़ील के इस शहर में नगर परिषद के साथ एक संगठन बनाया गया जो स्थानीय नागरिकों को बजट और विकास संबंधी निर्णयों में भाग लेने का अधिकार देता है। लगभग 13 लाख लोग अपने शहर का बजट बनाने में योगदान देते हैं। शहर को कई क्षेत्रों में बांटकर प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाएं या बैठकें आयोजित की जाती हैं। यह नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के साथ विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत में भी ऐसा प्रयोग केरल के कुछ क्षेत्रों में किया जा चुका है। तो ये था आपका चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। आगे हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। क्लास 10 सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत चैप्टर 3 जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लैंगिक श्रम विभाजन किसे कहते हैं? घर से बाहर कार्य कौन करता है? देखिए, लिंग के आधार पर पुरुष और
महिलाओं के कार्यों का विभाजन लैंगिक विभाजन जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से घर से बाहर के कार्य पुरुष करते हैं। नेक्स्ट आता है अस्पृश्यता किसे कहते हैं। उच्च और निम्न जातियों के बीच छूने तक का भेदभाव करना अस्पृश्यता कहलाता है, अनटचेबिलिटी कहलाता है। जातीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या है। समाज का जातियों में विभाजन, अंतःविवाह पर प्रतिबंध, अपनी ही जाति में विवाह करना, ये है अंतर्विवाह, यानी एक जाति का दूसरी जाति में विवाह नहीं हो सकता। खान पान पर प्रतिबंध और जातिगत पेशे होना। नेक्स्ट, जाति प्रथा किसे कहते हैं। भारत में जातिगत असमानताएं क्यों पाई जाती हैं। जाति के आधार पर ऊंच नीच की भावना जाति प्रथा या कास्ट सिस्टम कहलाता है। भारत में जातिगत असमानताएं क्यों मिलती हैं, उसके पीछे कारण है जाति से बाहर विवाह सामान्य स्वीकार नहीं किए जाते, निम्न जातियों और महिलाओं में शिक्षा का स्तर कम होना और परंपरागत पेशों का पालन करना। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता क्या है। संप्रदाय या धर्म के नाम पर झगड़े सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म कहलाता है। इसके मुख्य कारण है ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल की नीति, राजनीतिक दलों द्वारा धर्म या जाति का वोट के लिए प्रयोग करना, यानी वोट कास्ट पॉलिटिक्स इसको कह सकते हैं। सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करना। नेट, जातिवाद या सांप्रदायिक राजनीति किसे कहते हैं। चुनावी लाभ के लिए जाति या धर्म का राजनीति में प्रयोग करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। नेक्स्ट, धार्मिक विविधता किसे कहते हैं। किसी समाज में विभिन्न धर्म के लोगों का एक साथ रहना धार्मिक विविधता या रिलीजियस डाइवर्सिटी कहलाता है। जैसे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि सभी धर्मों के लोग रहते हैं। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। सेक्युलरिज्म किसे कहते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा कब मिला। जो राष्ट्र किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता और सभी धर्मों को सम्मान देता है, सम्मान यानी इक्वल देखता है, उसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। भारत में 42वें संविधान संशोधन 1976 के आधार पर धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा घोषित किया गया। अंतःविवाह और अंतर्विवाह में क्या अंतर है। अपनी ही जाति में विवाह करना अंतःविवाह कहलाता है और अपनी जाति से बाहर विवाह करना अंतर्जातीय विवाह कहलाता है। पारिवारिक कानून किसे कहते हैं। ये गलत क्यों नहीं लगते हैं। परिवार से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए बनाए गए कानूनों को पारिवारिक कानून कहते हैं। ये गलत नहीं लगते क्योंकि पारिवारिक विवादों का ये समाधान करते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं। भारत के 2001 और 2011 में लिंगानुपात कैसा था। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में इसको प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में मापते हैं। कई देशों में इसको 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या में भी मापा जा सकता है। 2001 में भारत का लिंगानुपात 933 था, जो 2011 में 940 हो गया। यदि हम चाइल्ड सेक्स रेशो यानी 6 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों की बात करें तो वहाँ पर 2001 में ये 927 था, 2011 में 919 था। अरुणाचल प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 972 और हरियाणा में 2011 के सेंसस के अनुसार 834 भारत में सबसे कम रहा। नारीवादी आंदोलन या नारीवाद क्या है। नारियों या महिलाओं के समस्याओं को उठाना, उनके सम्मान की बात करना, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना, पुरुष और महिलाओं के समान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों में विश्वास करना नारीवादी कहलाता है, फेमिनिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है पितृ प्रधान या मातृ प्रधान समाज में क्या अंतर है। पितृ प्रधान समाज पेट्रियोटिकल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें घर का मुखिया पुरुष या पिता होता है। जैसे भारत का सामान्य रूप से समाज पितृ प्रधान समाज है। मातृ प्रधान समाज वो समाज होता है जिसमें घर का मुखिया महिला या माता होती है। जैसे भारत की कुछ जनजातियों में मेघालय में ऐसा मिलता है, असम या मेघालय की ओर। नेक्स्ट, राजधर्म क्या है। राष्ट्रहित के लिए कार्य करना राजधर्म कहलाता है। पेशागत गतिमान क्या है।
पेशा बदलना या रोजगार के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कहलाता है। भारत की लोकसभा विधायिकाओं और स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधित्व का कैसा रूप है? इंडिया की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लंबे समय तक 10% से कम रहा है। राज्य विधायिकाओं में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से ऊपर बहुत ही कम रहा है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% सीटें यानी 1/3 सीटें रिजर्व की गई हैं। नेट ज्योतिबा फुले, डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा गांधी, इन सब में क्या समानता है? ये सभी समाज सुधारक रहे हैं। नेट समय का उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार पुरुष महिलाएं औसत कितने घंटे काम करती हैं? पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे, महिलाएं 7.5 घंटे काम करती हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में धार्मिक आबादी कितनी थी? तो 2001 में हिंदू आबादी 80.5 थी, जो 2011 में 79.8% रह गई। मुस्लिम आबादी 2001 में 13.4 थी, जो 2011 में बढ़ के 14.2 हो गई। अनुसूचित जातियों की आबादी 2001 में 16.2 थी, जो बढ़ के 2011 में 16.6% हो गई। नेट जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 2001 में भारत की साक्षरता दर एवरेज साक्षरता दर 64.83 थी, जो 2011 में बढ़कर 74.04 हो गई। 2001 में महिला साक्षरता दर जो है वो 53.67 थी, जो बढ़कर 2011 में 65.46% हो गई। और पुरुषों की साक्षरता दर 2001 में 75.76% थी, जो बढ़कर 2011 में 82.14% हो गई। नेट 2001 में भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो 2001 में भी और 2011 में दोनों में ही साक्षरता दर सर्वाधिक केरल राज्य में है, जहाँ पर 2001 में 90.86 और 2011 में 93.91 के साथ वो भारत में प्रथम स्थान पर है। और 24 फरवरी 2026 के अनुसार अब केरल का नाम केरलम हो गया है। बिहार इसके विपरीत सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है 2011 के अनुसार, जहां पर 100 में से 63.82% यानी हर एक 100 में से लगभग 63 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता दर कैसी है? हरियाणा की साक्षरता दर 2001 के अनुसार 67.91 थी, जो 2011 में बढ़कर 76.64 हो गई है। यहाँ की आप महिला और पुरुष साक्षरता भी देख सकते हैं। 2011 के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता दर 66.67 और पुरुष साक्षरता दर 85.38% है। नेक्स्ट, महिलाओं में साक्षरता दर कम होने के पीछे आप क्या कारण देखते हैं? नंबर 1, महिलाओं के साथ भेदभाव का होना, शिक्षा के अवसरों का कम होना, संकीर्ण व पुरुषवादी सोच और पुरुष प्रधान समाज का होना। नेक्स्ट, महिलाओं के साथ भेदभाव सामान्यतः कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। शिक्षा यानी महिला और पुरुष दोनों की साक्षरता दर देखते हैं तो इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, यानी उनको बराबर अवसर नहीं मिलते। नेक्स्ट, तनख्वाह, यदि समान काम किए जा रहे हैं तो महिलाओं को अक्सर कम वेतन मिलता है, विशेषकर निजी क्षेत्र में, जैसे आप प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं। नेट, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, गाली गलौज, मारपीट, दहेज उत्पीड़न, वैवाहिक हिंसाएं आदि। नेट, महिलाओं के साथ भेदभाव दूर कैसे किया जा सकता है? पुरुषवादी सोच में परिवर्तन करके, महिलाओं को शिक्षित करके, समान आर्थिक अवसर देकर, महिला जागरूकता बढ़ाकर, कानूनी सुरक्षा और सतर्कता बरतकर और राजनीतिक भागीदारी बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है। यदि कोई महिला सरपंच, पंच या एमएलए, एमपी बन जाती है तो किसका प्रभुत्व रहता है? ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि यदि कोई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने गांव की पंच, सरपंच बन जाती है तो उसका पति या परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वही ज़्यादा प्रभावशाली रूप से कार्य करते हैं। नेट, भारत में 16वीं, 17वीं और 18वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा 2014 के अनुसार 543 में से 64 महिलाएं
MP थी, यानी 11.78%। 17वीं लोकसभा 2019 में यह संख्या बढ़कर 78 हो गई, यानी 14.36%, जो अब तक की सबसे ज़्यादा है। और 18वीं लोकसभा 2024 में यह 13.6%, यानी 74 महिलाएं MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। महत्वपूर्ण तथ्यों में आप और ये भी बता सकते हैं, पहली लोकसभा 1952 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 5% था। 1962 से अब तक 600 महिलाएं सांसद बन चुकी हैं। लगभग 48.4% निर्वाचन क्षेत्रों में 1962 के बाद किसी महिला को सांसद नहीं चुना गया है। 2019 के चुनाव में कुल 8,049 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से केवल 715 महिलाएं थीं और केवल इनमें से 78 महिलाएं ही विजय हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2019 में 54 महिलाओं को टिकट दिया था। बीजेपी ने 53 महिलाओं को टिकट दिया था। कांग्रेस की ओर से केवल सोनिया गांधी ही रायबरेली से चुनाव जीत सकी। बीजू जनता दल BJD ने टिकट वितरण में 33% महिलाओं को टिकट देकर विशेष पहल की। 21 में से 7, यानी जो 1/3 का कानून है, उसको इन्होंने सख्ताई से लागू किया, स्वेच्छा से। ये आप सबके लिए एक प्रकार के एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, आप इनको चाहें तो लिख सकते हैं। ये आपके लिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी रहेंगे। नेक्स्ट, 15वीं लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% यानी कम रहा है, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? 15वीं लोकसभा तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 10% तक, उससे अधिक कभी नहीं हुआ। राज्यों की विधानसभाओं में भी यह लगभग 5% के आसपास रहा है। स्थानीय स्वशासन में हालांकि ये रिजर्व है 1/3 तक। इसके पीछे कारण क्या है? महिलाओं के साथ सामाजिक भेदभाव, पुरुषवादी सोच या संकीर्ण सोच और पुरुष प्रधान समाज का होना। नेक्स्ट है, क्या अमेरिका और यूरोप में संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व संतोषजनक कहा जा सकता है? विश्व के विभिन्न देशों में महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व अलग अलग है। जैसे इंडिया में 14.36% 2019 की 17वीं लोकसभा के अनुसार, अरब देशों में 14%, एशिया में 16%, बांग्लादेश में 21%, सहारा के दक्षिणी वर्ग देशों में 22%, विश्व का एवरेज 23.5%, उत्तर अमेरिका में 26%, यूनाइटेड किंगडम में 32%, नॉर्डिक देशों में, नॉर्डिक देश का मतलब होता है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड आदि, इनमें 42% और सबसे ज़्यादा रुवांडा में 21% महिलाएं जो है वो प्रतिनिधि हैं। इनसे पता चलता है कि अमेरिका और यूरोप जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उनमें महिला सांसदों का जो स्टेटस है वो सम्मानजनक है भागीदारी के आधार पर। नेक्स्ट, पहले किन पेशों को महिलाओं के लायक नहीं समझा जाता था, लेकिन अब उनमें महिलाएं काम कर रही हैं? पहले वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक, इनके रूप में महिलाओं को उपयुक्त नहीं माना जाता था, लेकिन आज इन सभी क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। किन देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है? स्कैंडिनेवियाई देशों में, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, इन सब देशों में महिलाओं की भागीदारी उच्च है। ये था आपका 3rd चैप्टर। आगे हम अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 4 का। क्लास 10 सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत चैप्टर 4 राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टीज, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि राजनीतिक दल आप किसको कहोगे और इसके प्रमुख तत्व या एलिमेंट क्या होते हैं? देखिए, लोगों का ऐसा समूह जो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक विचारधारा के आधार पर संगठित होता है।
यानी इसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनका उद्देश्य एक जैसा होता है, जो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और वे उनकी विचारधारा एक जैसी होती है, उसको राजनीतिक दल कहते हैं। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। इसके जो राजनीतिक दल होते हैं, इनके तीन प्रमुख एलिमेंट्स होते हैं। नंबर एक, लीडर, यानी उस पार्टी का लीडर है। दूसरे, उसके सक्रिय कार्यकर्ता, एक्टिव वर्कर होते हैं। और तीसरे होते हैं फॉलोवर्स, यानी वो जनता जो उनको उनकी विचारधारा को फॉलो करती है। नेक्स्ट, शासक दल किसे कहते हैं? रूलिंग पार्टी। शासक दल वो राजनीतिक दल जो वर्तमान में सरकार चला रहा होता है, उसे रूलिंग पार्टी कहते हैं। यानी चाहे वो राज्य है या देश है, जो इस समय सत्ता में है, उसे कहते हैं सत्ता दल या शासक दल या रूलिंग पार्टी। जैसे भारत में 18वीं लोकसभा के अंतर्गत 2024 के बाद अभी वर्तमान में बीजेपी गठबंधन सरकार चला रही है, जिसको हम एनडीए अलायंस बोलते हैं। नेक्स्ट है, विपक्षी दल क्या होता है? अपोजिशन पार्टी क्या होती है? चुनाव में दूसरा सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला दल, ठीक है, वर्तमान में जो सत्ता में नहीं होता, वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है। नेक्स्ट है, एक दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? एक दलीय वन पार्टी सिस्टम ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें देश में केवल एक ही राजनीतिक दल होता है, उसी को मान्यता होती है और वही शासन चलाता है। इसे एक दलीय दल व्यवस्था कहते हैं। जैसे चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, इनमें एक पार्टी शासन है, वो व्यवस्था है। नेक्स्ट है, द्वि दलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? इसके गुण और अवगुण क्या हैं? टू पार्टी सिस्टम ऐसी व्यवस्था जिसमें दो ही प्रमुख राजनीतिक दल होते हैं जो सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, यही दो हैं। यूनाइटेड किंगडम लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, जिसको हम टोरी पार्टी कहते हैं। अभी अमेरिका में एक तीसरी पार्टी भी बनने जा रही है, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल इसमें दो ही हैं। नेक्स्ट, इसके गुण क्या हैं, मेरिट क्या है? नंबर एक, इसमें स्टेबल और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रहती है, क्योंकि पता होता है कि जो दल इस समय सत्ता में है, यदि वो हार जाता है इलेक्शन में, तो अगली जो पार्टी है वो फिक्स है, यानी एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बढ़ती है। सरकार उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, और विपक्ष इसमें मजबूत रहता है, क्योंकि विपक्ष को भी ये पता होता है यदि सत्ता दल से जनता चेंज कर देती है तो जनता के पास ऑप्शन और कोई नहीं होता उनकी पार्टी के अलावा। अब इसके अवगुण क्या हैं? ये सरकार अलोकतांत्रिक भी हो सकती हैं, जनता और विपक्ष की अनदेखी इसमें हो सकती है, और मंत्रिपरिषद निरंकुश हो सकता है। नेक्स्ट, बहुदलीय व्यवस्था किसे कहते हैं? इसकी क्या विशेषताएं हैं? मल्टी पार्टी सिस्टम ऐसी व्यवस्था जिसमें अनेक राजनीतिक दल होते हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं, सत्ता प्राप्त करने का वो प्रयास करते हैं, इसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन रहता है, क्योंकि कोई भी दल का सदस्य इसमें विजय प्राप्त कर सकता है। मतदाताओं के पास अनेक विकल्प होते हैं, स्वतंत्र मताधिकार इसमें रहता है, राष्ट्र दो गुटों में नहीं बंटता है, और मंत्रिमंडल में तानाशाही की संभावना कम रहती है। नेक्स्ट है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों है? भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। और जनसंख्या के अनुसार भारत 2011 की सेंसस के अनुसार भारत विश्व का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के अनुसार। यहाँ की जनसंख्या उस समय के अनुसार 121 करोड़ है, जो इस समय लगभग 140 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है, जो भी इसके डाटा नेक्स्ट सेंसस में हमारे सामने आएंगे। इतने विशाल भौगोलिक क्षेत्र, एक तरफ हिमालय, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, डेजर्ट के क्षेत्र, द्वीप समूह,
इन सब में भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक विविधता का पाया जाना स्वाभाविक है। तो इन सब कारणों से अनेक विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, अनेक क्षेत्रीय हित लोगों के साथ जुड़े होते हैं और उन्हीं के अनुसार फिर सत्ता दल या जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग विचारधारा लेकर आते हैं। इसी कारण से भारत में बहुदलीय व्यवस्था विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल क्या है। दल बदल का मतलब होता है राजनेताओं द्वारा एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाना। इसे दल बदल या डिफेक्शन कहते हैं। गठबंधन सरकार, कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है? जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर एक दल बना लेते हैं या मिलकर सरकार बनाते हैं, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे इस समय भारत में गठबंधन सरकार कार्यरत है, जो एनडीए गठबंधन के अंतर्गत कार्य कर रही, जिसमें बीजेपी मुख्य दल है। यह सरकार कब बनाई जाती है? जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो गठबंधन की आवश्यकता पड़ती है और दो या दो से अधिक दल मिलकर जो हैं वो सरकार बनाते हैं। जैसे इस समय एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन है जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है और जो वर्तमान में सत्ता में भी है। नेक्स्ट, सपक्षी क्या है? कोई व्यक्ति जो दृढ़ता के साथ किसी दल या समूह के साथ जुड़ा होता है उसे सपक्षी या पार्टीशन कहा जाता है। नेक्स्ट, शपथ पत्र या एफिडेविट क्या होता है? यह एक प्रकार का स्टाम्प पेपर होता है जिस पर जो लिखे जाता है वक्तव्य या जो भी साक्ष्य हैं उनको एक प्रकार का ये कानूनी दस्तावेज बन जाता है जिसको साक्ष्य के रूप में, प्रूफ के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसे एफिडेविट कहते हैं। यानी जब कोई भी राजनीतिक दल इलेक्शन लड़ते हैं तो उनको एक एफिडेविट देना होता है कि उनके पास चल अचल संपत्ति कितनी है, जिसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट, चुनाव चिन्ह किसे कहते हैं? उदाहरण दें। हर राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग मतलब भारत का इलेक्शन कमीशन, वो एक इलेक्शन सिंबल देता है उसे, यानी एक चिन्ह देता है जिसके द्वारा वे अपना इलेक्शन लड़ते हैं, जो उस दल की पहचान होता है। जैसे बीजेपी कमल का फूल, कांग्रेस हाथ का निशान। ठीक है, इस विशेष चिन्ह का उपयोग केवल उस पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है, ऑथराइज कैंडिडेट ही कर सकता है जो पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है। नेक्स्ट, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल किसे कहते हैं? निर्वाचन आयोग के अनुसार जो दल निश्चित प्रतिशत में मत और सीटें प्राप्त करता है उसे मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहते हैं। इसमें अलग अलग नियम हैं। स्टेट में जो मान्यता प्राप्त दल है उसके लिए नियम यह है कि यदि कोई दल किसी राज्य विधानसभा चुनाव में वहाँ के कुल मत प्रतिशत का 6% या उससे अधिक प्राप्त करता है और कम से कम 2 सीटें जीत लेता है तो वह राज्य का मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जा सकता है। इसी प्रकार से नेशनल लेवल पर यदि कोई दल लोकसभा चुनाव, जिसे हम आम चुनाव भी कहते हैं, उसमें 6% वोट और कम से कम 4 सीटें प्राप्त करे उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं? यही क्वेश्चन है। राष्ट्रीय दल वह राजनीतिक दल होता जो भारत का निर्वाचन आयोग उसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देता है और वह कई राज्यों में उस राजनीतिक दल का प्रभाव होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है? कई राज्यों में यह सक्रिय होता है, लोकसभा और विधानसभा में निश्चित प्रतिशत मत और सीटें प्राप्त करता है और राष्ट्रीय नीतियों में वो कार्य करता है, यानी नेशनल लेवल पर मुद्दे उनके जो है वो नीतियों में शामिल होते हैं। जैसे बीजेपी
कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी। इस समय भारत में यही 6 राजनीतिक जो दल हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं, जिनको इस समय मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय दल देशव्यापी राजनीति में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आता है चुनाव आयोग क्या है। चुनाव आयोग भारत की एक संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था है जो देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं या फंक्शन क्या हैं। लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के ये चुनाव करवाता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण यानी उनका रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता देना, ये इसका कार्य है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करना, मतगणना कराना और उनके परिणाम घोषित कराना, ये सब चुनाव आयोग के कार्य हैं। चुनाव आयोग भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वोटर्स का जो आजकल जिसको हम SIR बोलते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये भी गहन पुनरीक्षण मतदाताओं का, वो भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। नेक्स्ट, भारत के चुनाव आयोग में नाम पंजीकरण कराने वाले दलों की संख्या कितनी है। भारत में चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। यदि हम वर्तमान के आंकड़े देखें तो भारत में 6 राष्ट्रीय दल हैं, 67 राज्य स्तरीय दल हैं और लगभग 2854 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर भारत में लगभग 2900 से अधिक राजनीतिक दल कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है BSP के बारे में आप क्या जानते हैं। BSP इसका पूरा नाम है बहुजन समाज पार्टी, जो एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1984 में काशीराम जी ने की थी। वर्तमान में इनकी नेता मायावती जी हैं। यह पार्टी चाहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार रामा स्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों से प्रेरित रहकर कार्य करती है। इनका चुनाव चिन्ह हाथी है और यह पार्टी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में प्रभाव रखती है। वर्ष 2019 के जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें बहुजन समाज पार्टी को 3.6% वोट प्राप्त हुए और पार्टी ने लोकसभा में 10 सीटें प्राप्त की थी। ये आप इनका चुनाव चिन्ह देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है BJP, भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा नाम है। इसकी वैचारिक जड़ें 1951 में स्थापित जनसंघ यानी भारतीय जनसंघ से जुड़ी हैं और पार्टी के रूप में इसका गठन 1980 में हुआ। इनका प्रेरक सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म। 1990 के दशक से यह दल पूरे देश में प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है। इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और इसके नेतृत्व में बना NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो है वो कार्य कर रहा है। वर्ष 2019 के आम चुनाव में BJP ने 303 लोकसभा सीटें जीतकर भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थान प्राप्त किया और तब से लेकर लगातार 3 आम चुनाव से यह दल सत्ता के केंद्र में है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में इस पार्टी के लीडर के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट CPIM, इसके बारे में आप क्या जानते हैं तो आप बताएंगे। CPIM का पूरा नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, मार्क्सवादी कहिए आप इसको। इसका गठन 1964 में हुआ। इसका जो प्रभाव क्षेत्र है पश्चिमी बंगाल, केरल, त्रिपुरा है। इनका चुनाव चिन्ह हसिया, हथौड़ा और तारा है। ये आप देख रहे हैं, ये इनका चुनाव चिन्ह है
जिसमें हसिया, हथौड़ा और तारा, ये हसिया है, ये हथौड़ा है और ये स्टार है, ये इनका चुनाव चिन्ह है। यह दल गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतिहर मजदूरों और बुद्धिजीवी वर्ग में मजबूत पकड़ रखता है। यह पार्टी मार्क्सवाद, जो रूस के विचारक रहे हैं, और लेनिन, ये भी जो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, उसके लीडर रहे हैं, उनसे प्रभावित रही है। उनकी आइडियोलॉजी को ये फॉलो करती है। यह दल पश्चिमी बंगाल में 34 वर्षों 1977 से 2011 तक लगातार शासन में रहा। वर्ष 2019 की लोकसभा चुनाव में इसको 1.75 मत प्रतिशत और 3 सीटें प्राप्त हुई, यानी 3 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई। नेक्स्ट है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1885 में एक ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने की थी। यह दल पूरे भारत में प्रभाव रखता है और इसका चुनाव चिन्ह है हाथ का निशान। ये आप देख रहे हैं, हाथ का निशान। इसके नेतृत्व में बना गठबंधन UPA कहलाता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। 2004 से 2014 तक केंद्र में UPA की सरकार रही है और डॉक्टर मनमोहन सिंह इनके पार्टी के लीडर के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में इनको 19.5% मत प्राप्त हुए और लोकसभा की 52 सीटें इन्होंने प्राप्त की थी। नेक्स्ट है नेशनल पीपल पार्टी। यह भारत का एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। इसका पूरा नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP इसको शॉर्टली बोलते हैं। पूर्वोत्तर भारत में यह मुख्य रूप से सक्रिय है। इसकी स्थापना 2013 में PA संगमा ने की और वर्तमान में इनके नेता कोनार्ड संगमा हैं। वर्ष 2019 में इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस दल ने 1 लोकसभा सीट प्राप्त की। नॉर्थ ईस्ट से मान्यता प्राप्त करने वाला राष्ट्रीय दल के रूप में ये पहला दल है। इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर यानी नॉर्थ ईस्ट है और पूर्वोत्तर से राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने वाला ये एकमात्र दल है जिसे 2019 में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके उद्देश्य क्या हैं? पूर्वोत्तर का विकास, क्षेत्रीय पहचान और संस्कृति व अधिकारों की रक्षा, समावेशी और संतुलित विकास करना। इनका चुनाव चिन्ह किताब है। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी, इसको शॉर्टली आप बोलते हैं, AAP। इसकी स्थापना 2012 में हुई। यह भ्रष्टाचार विरोधी जो अन्ना आंदोलन हुआ उससे उभर कर सामने आई। 26 नवंबर 2012 को स्थापना हुई। इसके नेता हैं अरविंद केजरीवाल और इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। दिल्ली में यह दल कई बार सरकार बना चुका है। पंजाब में भी इनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। इनके प्रमुख मुद्दे रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य, सस्ती बिजली पानी की सुविधाएं देना। 2023 में इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये आप इसके बारे में बता सकते हैं। यदि आप चाहें संक्षिप्त उत्तर देना है तो ये कुछ पंक्तियां आप इसमें यूज कर सकते हैं। इनका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। नेक्स्ट है क्षेत्रीय दल। वे दल जो किसी राज्य या सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करते हैं वे क्षेत्रीय दल कहलाते हैं। ये दल मुख्य रूप से राज्य की समस्याओं, भाषा, संस्कृति और क्षेत्रीय हितों पर कार्य करते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इनका प्रभाव पूरे देश में नहीं होता बल्कि एक सीमित क्षेत्र या राज्य में होता है। ये अपने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं और कई बार ये राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन सरकार बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे INLD शिरोमणि अकाली दल पंजाब, INLD हरियाणा में है नेशनल, ठीक है, शिवसेना महाराष्ट्र, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय जनता दल बिहार, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पश्चिमी बंगाल, द्रविड़ मुनेत्रा किंगडम
ये तमिलनाडु में इसको शॉर्टली बोलते हैं DMK, ख्वाजा गहमद। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये आप इसके बारे में बताएंगे। जो रीजनल लेवल पर कार्य करती है उनको कहते हैं क्षेत्रीय दल। ये आप इनसे संबंधित मानचित्र भी देख सकते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय दल के रूप में कार्य करती हैं। जैसे आप सीरियल वाइज पढ़ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन है, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल है, हरियाणा में INLD है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, लोक जनशक्ति पार्टी आदि। ठीक है, तो ये आप इनमें सभी पढ़ लें, कोई भी इसमें से पूछी जा सकती है। ठीक है, तो मैंने मैप ही यहाँ पर आपके लिए अटैच कर दिया है, या आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं तो इनको आप अच्छे ढंग से अध्ययन कर लें। नेक्स्ट है, पहले आम चुनाव भारत में कब हुए? ये हुए थे 1951-52 में। इन चुनाव के बाद पहली लोकसभा का गठन भारत में हुआ था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल जनता को शिक्षित कैसे करते हैं? तो ये संसद में वाद विवाद करते हैं, जनसभाओं और बातचीतों के द्वारा ये लोगों को जागरूक करते हैं, चुनावी अभियान चलाते हैं, इलेक्शन कैंपेन, अपनी नीतियों को घोषणा पत्र के माध्यम से, मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता के सामने रखते हैं, और अपनी कार्य प्रणाली और निर्णयों के द्वारा ये जो हैं लोगों को शिक्षित करते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो राजनीतिक जो दल होते हैं इनके प्रमुख कार्य हैं, लोकतंत्र के लिए ये जरूरी होते हैं, सरकार की स्थापना करते हैं, उसमें ये सहायता करते हैं, कार्यपालिका और विधान पालिका में ये सहयोग करते हैं, विरोधी दल के रूप में ये सत्ता दल को निरंकुश होने से रोकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता परिवर्तन में ये सहायक होते हैं, और जनता और सरकार के बीच में ये कड़ी का काम करते हैं। नेक्स्ट है, राजनीतिक दल किस प्रकार से हानिकारक हो जाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपोजिट में है ये ऊपर वाले क्वेश्चन से। तो इसमें क्या होता है कि राजनीतिक दल कभी कभी भ्रष्टाचार या उसके नेता भ्रष्ट हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, गलत कार्यों को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं, या पार्टियों में वंशवाद एक प्रॉब्लम हो जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। नेट केंद्रीयकरण या शक्तियों का दुरुपयोग, यानी सारी की सारी पावर जो पार्टी है उसके एक लीडर के पास केंद्रित हो जाती हैं। जातिवाद या सांप्रदायिकता को कभी कभी बढ़ावा दे देते हैं, समूहवाद को बढ़ावा मिलना, अवसरवादिता आदि ये इसकी कमियां हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक पार्टियों के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो राजनीतिक दल देश में काम करते हैं उनके सामने सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं उनमें एक है आंतरिक लोकतंत्र की कमी, यानी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती, उसमें जो लीडर होता है उसको उसके विचारों को सर्वोपरि रखा जाता है। पार्टी के अंदर आपस में मतभेद रहते हैं, वंशवाद रहता है, यानी पहले पिता फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा ही लीडर बनता है, धनबल का दुरुपयोग होता है, आपराधिक तत्व पार्टी में ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं, और अच्छे नेतृत्व की कमी होती, यानी एक जो मुख्य लीडर है यदि वो ना रहे पार्टी में तो अगला लीडर कौन होगा, ये एक पार्टियों की प्रमुख समस्या रहती है। नेक्स्ट, लोग राजनीति की आलोचना क्यों करते हैं? क्रिटिसिज्म क्यों होता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कारण ये है कि राजनीतिक दल कई बार गलत राजनीति करने लग जाते हैं, उनकी व्यवस्थाओं में खामियों के कारण लोग आलोचना करते हैं। राजनीतिक दलों में भ्रष्टाचार एक कारण है, महंगाई के कारण भी लोग आलोचना करते हैं, बेरोजगारी के कारण आलोचना करते हैं, और राजनीतिक दल झूठे वादे करते हैं इलेक्शन के दौरान और उनको निभा नहीं पाते हैं तो लोग आलोचना करते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को सुधारा कैसे जा सकता है? तो दल बदल कानून को सख्त करना चाहिए, यानी एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में ना जा सके। दूसरा, चुनाव लड़ने से पहले धनबल और आपराधिक छवि की जांच होनी चाहिए। राजनीतिक दलों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी होना चाहिए, जो इस समय कंपलसरी हो भी चुका है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें यानी 33% सीटें आरक्षित करनी चाहिए, जो पंचायती राज में तो लागू है
लेकिन राज्य स्तर पर या लोकसभा चुनाव में ये अभी प्रभावशाली नहीं है, तो इसको भी लागू करना चाहिए। चुनाव खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए, वेबसाइट पे उनकी होना चाहिए। उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की जानी चाहिए। ठीक है, हरियाणा में जो पंचायत इलेक्शन है उसमें तो ये कंपलसरी हो चुका है, लेकिन इसको राज्य स्तर और नेशनल लेवल पर भी कंपलसरी करने की आवश्यकता है। वंशवाद समाप्त होना चाहिए और चंदा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही दिया जाना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि किसने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, उसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। नेट धन और आपराधिक तत्व राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। कई बार धन यानी पैसे के बल पर या आपराधिक छवि के आधार पर राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट दे देते हैं जिनका प्रभाव या तो धन के कारण अधिक होता है या उनकी छवि के कारण अधिक होता है। धीरे धीरे राजनीतिक दल अमीर या प्रभावशाली लोगों की पार्टी बन जाते हैं और वो जनता के प्रति उत्तरदायी कम रह जाते हैं। नेक्स्ट, वंशवाद राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। वंशवाद का मतलब सत्ता का हस्तांतरण परिवार के भीतर ही होना। नेता अपने परिवार के सदस्यों को ही विशेष लाभ देने का प्रयास करते हैं और राजनीतिक दल धीरे धीरे एक ही परिवार के नियंत्रण में आ जाता है। जैसे इस समय आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, राष्ट्रीय जनता दल, INLD और समाजवादी पार्टी, इनमें समाज जो वंशवाद है वो स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का संबंध किस देश से है। ये बेल्जियम की पार्टी है, जो आपने संघवाद चैप्टर में भी पढ़ा था। इसका नाम जर्मनी, यूरोप, लैटिन अमेरिका में भी कई राजनीतिक दलों के रूप में आप देखेंगे। यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से आप अलग अलग देशों में पार्टियां देखते हैं। नेक्स्ट, फोर्जा इटालिया क्या है। फोर्जा इटालिया इटली का एक राजनीतिक दल है जो 1993 में उसकी स्थापना हुई और इनके नेता का नाम है ब्रुलस्कोनी। नेट, भारत में लोकतंत्र में भारत जैसे देश में मतदान का विवेकपूर्ण प्रयोग न होने के पीछे क्या कारण है। इसका एक बड़ा कारण है जातिवाद। नेट, लोकतंत्र में फैसले किसकी मर्जी से होते हैं। कानून और संविधान के अनुसार होते हैं, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तानाशाही में फैसले किसकी मर्जी से होते हैं, शासक की इच्छा से होते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा नोट भी मैंने डाले हैं जिससे आप अपनी इलेक्शन या पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित जीके इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे भारत में पहली इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन EVM उसका प्रयोग कब हुआ, तो पहले इसका प्रयोग हुआ था 1982 में केरल के पारूल विधानसभा क्षेत्र में पहली बार EVM का प्रयोग हुआ था। पूरा चुनाव EVM से कराने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो वो है गोवा। EVM का आविष्कार MP हनीफा द्वारा 15 अक्टूबर 1980 में किया गया था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में जो पहले मतदाता हैं वे कौन रहे हैं, तो ये रहे हैं श्याम शरण नेगी जी। हिमाचल के किन्नौर के निवासी रहे हैं ये, जो भारत के पहले मतदाता रहे जिन्होंने अपना पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को जनरल इलेक्शन में डाला था। उन्होंने अपने जीवन काल में 33 बार मतदान में हिस्सा लिया और 5 नवंबर 2022 को 106 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ। देश में पहले आम चुनाव कब हुए, 1951-52 में ये हुए थे। पहाड़ी एरिया में 1951 में हो गए थे, बाकी के देश में जनवरी-फरवरी 1952 में। हिमाचल में चुनाव अक्टूबर 1951 में क्यों कराए गए, क्योंकि जनवरी-फरवरी में वहाँ भारी बर्फबारी हो जाती इसलिए। देश में पहली बार वोट किस माध्यम से हुए थे, तो पहले जब जनरल इलेक्शन हुए 1951 और 52 में, तो उस समय EVM नहीं थी। ठीक है, उस समय EVM नहीं थी, तो उस समय बैलेट बॉक्स यानी कनस्तर और बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग हुई थी। एक बक्सा होता है, उसमें लोगों को अपना वोट करके और उसके अंदर वोट डालना पड़ता है। अलग बैलेट बॉक्स के द्वारा कौन सा नियम आया, बैलेट पेपर पर ठप्पा, यानी जो आपका एक पेपर होता है उसके ऊपर ऐसे एक सतिया जैसा निशान बना के और वोट की जाती है। नेक्स्ट, EVM का प्रयोग व्यापक रूप से कब से हुआ, 1999 से। EVM में नोटा नन ऑफ द अबव
एक लास्ट बटन दिया जाता है। जितने भी कैंडिडेट होते हैं उसमें सबसे आखिरी बटन नोटा का होता है। यानी किसी को वोट तो देना है लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को या व्यक्ति को नहीं देना है, तो ये नोटा बटन दबाया जा सकता है। 2013 से ये पर ईवीएम में आता है। इसका मतलब होता है नन ऑफ दी अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत डाले जा सकते हैं या कितने उम्मीदवार का नाम दर्ज किया जा सकता है? तो अधिकतम 3840 मत ईवीएम में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं और अधिकतम 64 उम्मीदवार एक साथ इसमें इलेक्शन कराए जा सकते हैं। यानी एक बैलेट जो यूनिट होती ना, इसको बीयू बोलते हैं, उसमें 16 उम्मीदवार के बटन होते हैं और हम 4 यूनिट कंटिन्यू एक के बाद एक ऐसे जोड़ सकते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो कुल मिला के 64 उम्मीदवारों का इलेक्शन एक साथ किया जा सकता है। नेक्स्ट, आजकल ईवीएम में कौन सी तकनीक जोड़ी गई है? वो जोड़ी गई है वीवीपैट। वीवीपैट का मतलब होता है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। ये एक प्रकार का छोटा सा प्रिंटर होता है जिसमें कुछ सेकंड के लिए पर्ची हमें दिखाई देती है कि हमने किसको वोट दिया है, वो कटती है और नीचे इकट्ठी होती चली जाती है। नेक्स्ट, वीपीआर क्या है? वेरीफाइएबल पेपर रिकॉर्ड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। यानी जो हमारा गणतंत्र दिवस होता है, गणतंत्र दिवस से जस्ट 1 डे पहले, एक दिन पहले। न भारत में एक वोट से हारने का रिकॉर्ड किसके नाम है? देखो, कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक वोट से भी हार जाते हैं। भारत में एक वोट से हारने का प्रसिद्ध उदाहरण है AR कृष्णमूर्ति। 2004 के विधानसभा चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी ध्रुव नारायण से वो केवल एक वोट से हार गए थे। उन्हें 40,751 वोट मिले, जबकि ध्रुव नारायण को 40,752 वोट मिले थे। कुछ अन्य उदाहरण ये भी हैं कि 1999 में केंद्र में बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल एक वोट से हार गई थी। तब गिरिधर गांव ने अपना जो एमपी की सीट है उससे इस्तीफा नहीं दिया था और मतदान में भाग नहीं लिया था। एक बार खुद मैं वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में ड्यूटी मैंने खुद निभाई थी। ये बात है 24 जनवरी 2016 की। हरियाणा का कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट लाडवा ब्लॉक में भीड़ सोंटी एक छोटा सा गांव है, वहाँ पंचायत चुनाव हो रहे थे। तो वहाँ पर श्री चानन राम को 99 वोट मिले और श्री सुरेश जी को 98 वोट मिले थे। यानी श्री चानन राम केवल एक वोट से इलेक्शन जीत गए थे और सुरेश जी ये पूर्व सरपंच रहे हैं जो एक वोट से हार गए थे। बाकी के जो वोट थे वहाँ पर वो तीसरी कैंडिडेट को मिले थे जो इनसे कम थे। तो यहाँ पर प्रिजाइडिंग के ऑफिसर के रूप में मैंने स्वयं ड्यूटी निभाई थी। तो ये था आपका चुनावी राजनीति से संबंधित चैप्टर। क्लास 10 सोशल साइंस, इसके अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 है लोकतंत्र के परिणाम, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए। इसमें से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका अध्ययन करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है लोकतंत्र या प्रजातंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र के प्रकार और विशेषताएं बताइए। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, यानी लोगों का शासन, प्रजा का तंत्र। यह सब डेमोक्रेसी, इंग्लिश में इसको डेमोक्रेसी कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों डीमोस और क्रेटिया। डीमोस का मतलब होता है पीपल और क्रेटिया का मतलब होता है शासन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं जनता का शासन। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता स्वयं कानून निर्माण और शासन के कार्यों में भाग लेती है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें जनता के प्रतिनिधि यानी एमपी और एमएलए ये भाग लेते हैं और वे शासन चलाते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1, ये सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें प्रभुत्व जनता में निहित होती है, क्योंकि वो अगले इलेक्शन में यदि कोई एमपी एमएलए काम नहीं करेगा तो जनता उसको हरा देती है। फैसले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही लेती है। समान
लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। भेदभाव का इसमें अभाव रहता है, सभी वर्गों के हितों की रक्षा होती है। शासन जनमत या वोटिंग पर आधारित रहता है। राजनीतिक शिक्षा का इसमें मौका मिलता है और हर 5 साल में सरकार बदलने का अवसर जनता के पास रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान और गरिमा की रक्षा इसमें होती है। इसमें गलतियों को सुधारने का अवसर रहता है और समान वयस्क मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी 18+ के सभी मेल और फीमेल इसमें भाग लेते हैं वोटिंग में। नेक्स्ट है लोकतंत्र तानाशाही से बेहतर क्यों है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, किसी व्यक्ति का नहीं। इसमें जनता सरकार बदल सकती है। अधिकार और स्वतंत्रता इसमें सुरक्षित रहती है। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। ऊपर बताए गए कुछ पॉइंट्स भी आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र की कमियां या अवगुण क्या है, डीमेरिट्स क्या है, या इनके विपक्ष में तर्क। कभी कभी ऐसे आएगा कि इसके विपक्ष में तर्क दीजिए, तो भी आपका उत्तर यही वाला होगा। कमियां बतानी आपने लोकतंत्र की। नंबर 1, इसमें अयोग्य या अज्ञानियों का शासन कहा जाता है, रूलर ऑफ द इग्नोरेंट्स। बहुमत की तानाशाही होती है। जैसे मान लीजिए किसी पक्ष में 51% वोट और विरोध में केवल 49% वोट गिरते हैं, तो केवल 1% यानी 1 वोट के कारण से बहुमत की बात मान ली जाती है। राजनीतिक दल असफलता का दोष दूसरों पर डालते रहते हैं। जनता केवल चुनाव के लिए या चुनाव के समय सक्रिय रहती है। गुण के स्थान पर इसमें बहुमत पर जोर दिया जाता है। यानी लोकतंत्र में कुछ कमियां अवश्य हैं, परंतु फिर भी जनता के अधिकारों, समानता, सरकार बदलने का अवसर देना, इसलिए यह तानाशाही से बेहतर मानी जाती है। नेक्स्ट, लोकतंत्र की सफलता की शर्तें क्या हैं। लोकतंत्र की सफलता की शर्तें हैं कि सभी जो व्यक्ति हैं वो अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें। नागरिक शिक्षित हों तो लोकतंत्र अधिक मजबूत रहता है। लोगों को अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक भाईचारा और समानता हो तथा प्रेस यानी मीडिया को आज़ादी रहे। नेक्स्ट, लोकतंत्र के सामने चैलेंजेस क्या हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लोकतंत्र के सामने चुनौतियां हैं, जागरूक जनता का अभाव, शिक्षा की कमी, इसके अलावा अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति ज्ञान न होना, जातिवाद और सांप्रदायिकता, अशिक्षा लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती रहता है। ये अलग से की क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम क्या हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में समय समय पर सरकार बदलने का अवसर, यानी हर 5 साल में जनता सरकार बदल सकती है। केंद्र से स्थानीय स्तर तक शक्तियों का विभाजन, जिसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स कहते हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम क्या हैं। सबके लिए समान न्याय व्यवस्था इसमें रहती है। जाति, धर्म, संपत्ति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होता। समान नागरिक अधिकार इसमें जनता को मिलते हैं। यानी लोकतंत्र की सफलता जागरूक व शिक्षित नागरिकों पर निर्भर करती है। यह राजनीतिक रूप से विकेंद्रीकरण, सामाजिक रूप से समानता को बढ़ावा देता है लोकतंत्र। नेक्स्ट, लोकतंत्र के एक आर्थिक परिणाम, इकोनॉमिक आउटकम क्या हैं। नंबर 1, निर्धनता की चुनौती का इसमें सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए प्रयास करना और सभी नागरिकों की आवश्यक जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, लोकतंत्र में चुनाव कैसे होने चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव हमेशा नियमित, निष्पक्ष और पारदर्शी, रेगुलर, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक राजनीति किसे कहते हैं। ऐसी व्यवस्था जिसमें एक से अधिक राजनीतिक दल हो, लिखित संविधान हो, जनप्रतिनिधि चुनाव द्वारा चुने जाते हों, यानी MP MLA वोटिंग के द्वारा चुने जाते हों, उसे लोकतांत्रिक राजनीति कहते हैं। नेक्स्ट, लोकतंत्र में मुख्य तथ्य क्या होते हैं। इसमें राजनीतिक दल होते हैं, लिखित व कठोर संविधान होता है, नियमित व निष्पक्ष चुनाव होते हैं और प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी 2 विशेषताएं भारत के एकात्मक रूप को प्रकट करती हैं, यूनिटरी फीचर ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करती है। समान मताधिकार यानी 18+ का कोई भी व्यक्ति
मेल हो या फीमेल हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, वो वोटिंग कर सकता है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता और इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर। नेट संसार में कार्यरत सरकारों के प्रमुख प्रकार कौन से? लोकतंत्र, राजतंत्र और तानाशाही, डेमोक्रेसी, मोनार्ची और डिक्टेटरशिप। नेट कहता है राजतंत्र या मोनार्ची क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा या रानी शासन करते हैं उसको राजतंत्र या मोनार्ची कहते हैं। नेट तानाशाही क्या होती है? डिक्टेटरशिप क्या होती है? एक व्यक्ति या कुछ लोग बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा कर लेते उसे तानाशाही कहते हैं। इसमें आमतौर पर सेना प्रमुख होते वो इस टाइप्स की एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की सरकार ऐसी ही सरकार रही है। नेक्स्ट, वैध सरकार किसे कहते हैं? कानूनी रूप से जनता द्वारा चुनी गई सरकार को वैध सरकार, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, प्राधिकार किसे कहते हैं? ठीक है, प्राधिकार राज्य के प्रति पूर्ण रूप से वफादार और आज्ञाकारिता पर आधारित विचारधारा प्राधिकार कहलाती है। नेक्स्ट, पारदर्शिता किसे कहते हैं? आरटीआई का पूरा नाम क्या है? आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? तो जब जनता को सरकारी निर्णय या कार्यों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होता है तो उसे पारदर्शिता कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। आरटीआई का पूरा नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानने का अधिकार। यह एक्ट 2005 में लागू हुआ था। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस।